हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपना चैप्टर फर्स्ट का कुछ आगे के क्वेश्चंस जो निबंधितात्मक प्रश्न थे हमारे। अब करते हैं। पहला प्रश्न है, वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए। वृद्धि एवं विकास को विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। हरलॉक ने विकास को परिभाषित करते हुए दिखाया है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, वरना वह व्यवस्थित तथा समन्वयित परिवर्तन है जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षण की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रिया निहित रहता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। जेम्स डेवियर ने विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि का विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के स्वरूप में प्राणी निश्चित रूप से शाश्वत होती है। वह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में ब्राह्मण्यावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होती है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रण करता है। वह प्रतीक का मनोदंश है और इसका आरंभ शून्य से होता है। जाना मनोवर मनोरों के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चे ब्राह्मणावस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। जिस प्रकार सभी विद्वानों की परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि विकास एक व्यापक शब्द है। बालक में गर्भ में आते ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। सर्वप्रथम अंडाणु तथा शुक्राणु के संयोग से नव जीवन का विकास प्रारंभ होता है। इस अवस्था में गर्भावस्था कहलाता है, जो सामान्यतः 9 महीने या 10 चंद्र ग्रहण लगभग 280 दिन तक होता है। इस अवस्था में शरीर के अंगों का विकास होता है। जब गर्भाशय विकास पूर्ण हो जाता है तो जन्म लेकर गर्भ से बाहर आना पड़ता है। गर्भ से बाहर आने पर पुनः उसके विकास के विभिन्न क्षेत्र विकसित हो जाते हैं। अब उसका शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास भी होता है। अतः विकास परिवर्तन की श्रृंखला है। विकास की प्रगति में होने होने परिवर्तन वंशानुक्रम के प्रति गुणों तथा वर्णों दोनों का ही परिणाम होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को तो आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य दशाओं में होने वाले परिवर्तन को देखने व समझने में समय लगता है। निष्कर्ष रूप में विकास में संबंध में निम्नलिखित बातों को स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। पहला है, विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो किसी भी जीव प्राणी में गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। विकास क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है। वह परिवर्तन आपस में संबंधित होता है। आगे आने वाला परिवर्तन पूर्ण परिवर्तन पर आधारित होता है। प्राणी में विकास पहले तथा वृद्धि बाद में होती है। विकास की प्रक्रिया यह होने वाले परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं।
विकास केवल शरीर परिवर्तन की ओर ही संकेत नहीं करता, बल्कि इनके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेदनात्मक विकास की सम्मिलित रहते हैं। विकास प्राणी को सर्वावस्था प्रौढ़ जीवन प्रदान करता है। हॉलॉक के अनुसार विकास में होने वाला परिवर्तन मात्रात्मक होता है तथा कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह परिवर्तन गुणात्मक होता है। विकास व्यक्ति में अनेक नए क्षमताओं और योग्यताओं विकसित करता है। विकास में होने वाले परिवर्तन की गति सामान्य नहीं होती, यह अलग-अलग अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न होती है। विकास की गति गर्भकालीन अवस्था से सबसे अधिक तेज रहती है और किशोर अवस्था के बाद मदन पड़ जाती है। विकास का प्रभाव वृद्धि से पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम। बालक विकास के मूलभूत सिद्धांतों व वर्णन का वर्णन कीजिए, अर्थात विकास के किन्हीं 4 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर: बालक विकास के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। बालक का शरीर तथा मानसिक विकास इन्हीं निश्चित मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित है। फर्स्ट, विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। प्रत्येक जाति या नस्ल, चाहे वह मानव जाति या पशु जाति से संबंधित हो, का विकास एक निश्चित प्रतिरूप के अनुसार ही होता है। विकास की गति और सीमा उस जाति या नस्ल से एक सामान्य होती है। मनुष्य जाति में पहले बालक के आगे दांत निकलते हैं, बाद में पीछे के। इस प्रकार पहले वह खड़ा होना सीखता है और बाद में चलना। गैसल ने बालकों के व्यवहार संबंधित अध्ययन से सिद्ध कर दिया है कि बालकों का व्यवहार संबंधित विकास होता है, यह निश्चित प्रतिरूप के अनुसार होता है। सेकंड है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास में मूल्य सिद्धांतों के अनुसार विकास की सभी प्रतिक्रियाओं में, चाहे वह शारीरिक या मानसिक हो, बालक की प्रतिक्रियाएं पहले सामान्य होती है, बाद में विशेष। बच्चा पहले अपने शरीर को चलाता है, फिर बाहें घुमाता है और उसके बाद वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करता है। इसी तरह वह पहले बड़ी-बड़ी वस्तुओं को देखता है, फिर छोटी वस्तुओं को पहचानने में भी इसका क्रम चलाता है। थर्ड है विकास की गति निरंतर चलती है। ऊपर से ऐसा लगता है कि बालक का विकास रुक-रुक कर होता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। विकास की प्रक्रिया सतत अवध्य गति से चलती रहती है। शारीरिक व मानसिक शीला गुणों का विकास संघर्षल की कड़ी से रूप में होता रहता है। कोई बात एकाएक नहीं होती। विकास का प्रतिक्रिया निरंतर चलती रहती है। फोर्थ है विकास में भेद स्थान रहते हैं। जिस बालक का विकास प्रारंभ से तीव्र है, उसका आगे भी वैसे ही रहेगा, ताकि विकास में भेद स्थिर रहते हैं। विकास की गति निरंतर चलती रहती है। हाँ, विकास में भेद स्थिर रहते हैं। जिस बालक का विकास प्रारंभ से तीव्र है, उसका आगे भी विकास ऐसे ही रहेगा, तथा जिसका विकास शुरू से धीमे गति से चल रहा है, उसका विकास आगे भी धीमी गति से चलेगा। यह बात मानसिक विकास पर भी लागू होती है। गैसल और टैरमैन के अनुसार जो बालक प्रारंभ से कुशलता वृद्धि के होते हैं, बालक वही आगे भी वैसा ही रहेगा, तथा मंद बुद्धि वाले बालक बड़े होकर भी मंद बुद्धि वाले बने रहेंगे।
शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों का विकास की गति अलग अलग होती है। शरीर तथा मन के विभिन्न अंगों के विकास की गति विभिन्न होती है। जन्म के समय शरीर के विभिन्न अंग एक सामान्य नहीं होते, वे बड़े छोटे होते हैं। अपना यह अनुपात बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसका विकास भी विभिन्न लिए हो रहा। कारण है कि शरीर के कुछ भागों का विकास तेजी से होता है तथा कुछ धीमी गति से। अरे सुबह भी होता है शायद ये 8 बजे। सॉरी, यह बात सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग का विकास भी गति अलग अलग होती है। शरीर तथा मन के विभिन्न अंगों के विकास भी गति विभिन्न होती है। जन्म के समय शरीर के विभिन्न अंग एक सामान्य नहीं होते, वे छोटे बड़े होते हैं। अपना यह अनुपात बनाए देख देख अनुपात बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उसका विकास भी विभिन्न लिए हो रहा। यही कारण है कि शरीर के कुछ भागों का विकास तेजी से होता है तथा कुछ धीमी गति से होता है। यह बात बालक की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, श्रवण शक्ति के बारे में भी लागू होता है। यद्यपि शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति विभिन्न विभिन्न होती है, किंतु यह सब होने पर भी अधिकांश शरीर गुण परस्पर संबंधित होते हैं। बालक का विकास क्रम मनुष्य मात्र के विभिन्न से सामंजस्य रहता है। इस सिद्धांत पर प्रतिपादन स्टैनली हॉल ने किया है। उनका कहना है कि जिस तरह मनुष्य अपनी प्रकृति के वैवर अवस्था से ऊपर उठकर सभ्य बनता है, उसी प्रकार बालक भी अपने जीवन में प्राकृतिक अवस्था को पार करके सामान्य सभ्य समाज में रहने योग्य बनता है। बालक अपने पशु स्वभाव को धीरे धीरे जोड़कर सदाचार बढ़ाता है। यह विकास के सिद्धांत के अनुसार ही होता है। 7 है। फाइडर के अनुसार बालक का विकास उसकी प्रेम या काम वृत्ति के अनुसार है। उन्होंने बालक के प्रति प्रदर्शनशील की 4 अवस्थाएं बताई है। प्रथम अवस्था में बालक स्वयं अपने आप में ही प्रेम करता है और अपने आप मोह रहता है। वह अपने आप में मगन रहकर खेलता रहता है। उसके उसके खेल उसके तथा सीमित रहता है। आत्ममोहन की वह अवस्था बालक में शैशविक काल में पाया जाता है। शरीर अवस्था बाल्यकाल की है। इसमें बालक अपने माता-पिता से प्रेम करता है। फाइबर का मत है कि इस अवस्था में लड़का माँ की ओर और लड़की पिता की ओर आकर्षित होते हैं तथा अपने ऊपर पूरा अधिकार चाहते हैं। तीसरी अवस्था में बालक समलिंग बालकों के प्रति भाव आपसित करते हैं। प्रश्न नंबर 3, बालक विकास के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए अथवा बालक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। बालक विकास को अनेक बातें प्रभावित करती हैं, जैसे वृद्धि, यौनि पोषण, पराजित, चोट या रोग, शरीर के अंग की गतिविधियाँ, परिवार, स्थान आदि। इन सब का संक्षेप में बालक विकास के तत्व के रूप में वर्णन किया जा सकता है। बालक वह मानसिक योग्यता। बालक के विकास में उसका जन्मजात बौद्धिक योग्यता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तीव्र बुद्धि के बालक का विकास भी तीव्र गति से होता है और मंद बुद्धि के बालक का विकास मंद गति से होता है। प्रायः देखा गया है कि मंद बुद्धि के बालक का शरीर विकास भले ही
जोर शोर से हो जाए, परंतु उसका सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, मानसिक विकास की गति बहुत धीमी रहती है। थर्मन ने बालक के चलने व बोलने के बारे में अध्ययन किया। उनके अनुसार कुशाग्रहण बुद्धि वाले बालक 13 महीने की उम्र से चलना प्रारंभ कर देते हैं, सामान्य बुद्धि के बालक 14 महीने की उम्र से, जबकि मूर्ख बालक 22 महीने की उम्र से तथा मूढ़ बालक 30 महीने की उम्र से उसका प्रारंभ बोलने से संबंधित के कुशलकृत वृद्धि वाले बालक 11 महीने की आयु में बोलने लगते हैं। सामान्य बुद्धि के बालक 16 महीने की आयु में बोलने लगते हैं। मूर्ख बालक 34 महीने के तथा मूढ़ बालक 51 महीने में बोलते हैं। योनि या लिंग भेद। योनि वह बालक के विकास में महत्वपूर्ण योग होता है। इसका प्रारंभ बालक के शरीर और मानसिक विकास पर पड़ता है। जैसे जन्म के समय लड़के लड़कियां से आकार में बड़े होते हैं, किंतु बाद में उसका विकास अपेक्षाकृत तेजी से होता है। परिपक्वता लड़कियों में शीघ्र आती है और वह अपने पूर्ण आकार लड़कों की अपेक्षा शीघ्र ग्रहण कर लेती है। लड़कियों का मानसिक विकास भी लड़कों की अपेक्षा में कुछ देर से होता है। अतः स्वावीर ग्रंथियों का स्वार बालक के विकास पर अतः स्वाधीर ग्रंथियों का काफी प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव जन्म से पूर्ण और जन्म के बाद दोनों ही अवस्थाओं में होता है। वास्तव में अन्तः स्रावी ग्रंथियों से जो रस निकलता है वह इस रक्त में मिलकर बालक की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है। गले की डेराइड ग्रानी, इसके पास स्थित पैराइट ग्रांथि, पीनल ग्रांथि, थाइमस ग्रंथि, प्रद्युति या मास्टर ग्रंथि, योनि ग्रंथि तथा एड्रेनल ग्रंथि प्रमुख अतः स्वामी ग्रंथियां हैं। इस ग्रंथियों में ये सही ढंग से कार्य न कर पाए शरीर और मानसिक विकास रुक जाता है तथा व्यक्ति व्यक्ति रोगों का शिकार हो जाता है। पोषण बालक के स्वरूप के विकास के लिए पौष्टिकता और संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार का अर्थ है कि बालक का आहार विभिन्न खाद्य पदार्थों का इस प्रकार और इतनी मात्रा में चयन करता है जिससे उसका आवश्यक प्रोटीन, चिकनाई, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि सभी संयुक्त मात्रा में हो। यह सभी बालक के शरीर और मानसिक के विकास में संतुलित योग देते हैं। पोषक तत्व के अभाव में बालक का संतुलित ढंग से विकास नहीं होता। दूध, घी, फल, अंडे आदि पौष्टिक आहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। पराजित व वर्ण भेद। यह बात बहुत विवादास्पद है कि जीव शास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ प्रजातियां दूसरे प्रजातियों में श्रेष्ठ होती हैं अथवा नहीं, किंतु कुछ विदेशों में अध्ययनों से यह पता चलता है कि स्वेत जातियों का विकास अवेस्त निग्रो या अन्य जातियों की अपेक्षा गृहस्थ अधिक से होता है। मैक्रो ने अपने अध्ययन से यह बताया कि सामान्य आयु में
नीग्रो लोगों की विकास गति जोरों की अपेक्षा केवल 80% है। जुंग की प्रजातियां प्रभाव को बालक के विकास की महत्वपूर्ण मानते हैं। शुद्धि वायु एवं प्रकाश। शुद्ध वायु और प्रकाश बालक के विकास के लिए नितांत आवश्यक तत्व माना जाता है। इसके अभाव में शारीरिक और मानसिक विकास का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अर्थात बालक के विकास के लिए खुले वातावरण में रहना तथा ऐसे मकानों में जिसमें खिड़कियां और शुद्ध हवा आती है और सूर्य का प्रकाश पहुंचता वो आवश्यक है। रोग या चोट। बचपन में रोग होने या चोट लगने जैसे से कभी कभी बालक पर स्थायी प्रभाव पड़ जाता है। बालक के सिर पर चोट लगने से उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बालकों का तेज बुखार या टाइफाइड जो हो जाने से शरीर में किसी प्रकार वंश पहुंचने से यह फिर जन्मजात रोग में संक्रमण हो जाता है। उसका जीव जीवन रोगग्रस्त हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि बालक को इनमें बचे और रोग हो जाने पर प्रभाव से ही इलाज कराके का पूरा ग्रहण रखना चाहिए। संस्कृति प्रभाव। प्रत्येक संस्कृति में विकास के अलग अलग अवसर होते हैं तथा रीति रिवाज और परंपरा भी विभिन्न विभिन्न होती है, अतः बालक का विकास इन्हीं के अनुरूप होता है। मेडिकल और अन्य कई मानवशास्त्रियों के अधीन समाजों के जो अध्ययन किया है उसके इस बात पर काफी प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, परिपक्वता का वृद्धि एवं विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिपक्वता एवं अधीन के अंतर स्पष्ट कीजिए। परिपक्वता इज मैच्योरिटी। परिपक्वता की वृद्धि एवं विकास पर प्रभाव। परिपक्वता और शारीरिक विकास। सभी बालक प्राय जन्म के समय कमजोर व असहयोग होते हैं। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ उसके शरीर की वृद्धि होती है तथा बालक परिपक्व होता चले जाता है। उदाहरण के लिए बालक जब पैदा होता है तो चल नहीं सकता। जैसे जैसे उसकी मांसपेशियां मजबूत होती जाती है बालक चलना सीख जाता है। मानसिक विकास और परिपक्वता। बालक का मानसिक विकास की आयु के साथ साथ परिपक्वता होता है। कहाँ कहाँ कहना होगा कि शारीरिक परिपक्वता के साथ अवस्था ही मानसिक विकास की होती चला जाता है। पहले बालक वस्तुओं को देखता है, फिर पहचानता है और बाद में उसे उन सारे वस्तुओं के का नाम, रंग व आकार का ज्ञान प्राप्त करता है। परिपक्वता और संवेगन। संवेगनों का परिपक्वता से महान संबंध है। बालक जब छोटा होता है तो अपना क्रोध व गुस्सा रो या हंस कर प्रदर्शित करता है। यह प्रतिक्रिया उसके स्थायी नहीं होती। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है बालक अपने भावों पर नियंत्रण रखना सीख जाता है, अपने विचारों को यथानुकूल व्यक्त करना सीख जाता है। फोर्थ पॉइंट है परिपक्वता और सामाजिक विकास। छोटा बालक सामाजिक नहीं होता। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसके समाज संबंधित पहले परिवार, फिर मित्र और विद्यालय तक बनने लगता है। जैसे बालक पहले किसी अनजान व्यक्ति को देखकर छुप जाता है, परिपक्वता के बाद बालक को ज्ञात हो जाता है कि किसी व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है। परिपक्वता और भाषा। भाषा ज्ञान शिशु को मात्र कुछ अवशिष्ट ध्वनि तक की होती है। शारीरिक रूप से बढ़ने के साथ साथ इकाई ज्ञात में भी वृद्धि होती जाती है। धीरे धीरे वह स्पष्ट स्वर बोलते लग जाता है। पश्चात भाषा पर बालक का पूर्ण अधिकार हो जाता है। कई बालक तो एक से अधिक वस्तुओं का भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।
परिपक्वता और नैतिकता। जहाँ तक चरित्र की बात है, छोटा बालक नैतिक अनैतिक नहीं जानता। धीरे धीरे बड़ा होने के साथ उसे सही गलत का ज्ञात हो जाता है और वह नियमों का पालन करना सीख जाता है। परिपक्वता एवं अधिगम। अधिगम के तीन मुख्य पहलू होते हैं: अधिग्रहण, धारण, प्रत्येक स्मरण। निश्चित बातों, नए प्रयत्नों, विषयों व कल्याण के बारे में सूचनाएं प्राप्त करना अधिग्रहण कहलाता है। अधिग्रहण तथा संभव है जब अधिग्रहण कार्य मानसिक रूप से तत्पर हो। जब सीखने वाला जब सीखने जब सीखने वाला वस्तु का वास्तविक अर्थ से सीख जाता है तो यह व्यवहारधारी कहलाता है। अवस्थाएं: पढ़ने पर सीखा गया ज्ञान का प्रयोग प्रत्यास्मरण कहलाता है। इन तीनों रूपों की कड़ी एक संग्रह के रूप में क्रियाएं करती हैं। अपरिपक्वता की दशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। यह सीखे गए कार्य की गति वृद्धि वांछित नहीं हो पाती। अतः परिपक्वता अधिगम के लिए आवश्यक है। जो अधिगम के लिए परिपक्वता की उनकी ही आवश्यकता है। संग्रह के कहा जा सकता है कि परिपक्वता शरीर की उस वह अनधिकृत दशा है जो अधिग्रहित के सीखने की गति तथा सीखने के प्रकार की सफलता को निश्चित करता है। अतः अधिगम और परिपक्वता आपस में संबंधित है। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परिपक्वता और अधिगम में अंतर। अधिगम शरीर की अधिगम शरीर की अर्जन प्रक्रिया है। शरीर के लिए अनुभव या परीक्षण की आवश्यकता होती है। सीखना व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम परिपक्वता पर निर्भर होता है। सीखने की प्रक्रिया की अभिप्रेरणा का मुख्य स्थान है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। परिपक्वता परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया है। परिपक्वता स्वाभाविक रूप में आते हैं। परिपक्वता जातीय प्रक्रिया है। परिपक्वता अधिगम पर आधारित नहीं है। परिपक्वता में प्रेरणा का कोई योगदान नहीं होता। परिपक्वता पर अनेक कार्यकालों का प्रभाव पड़ता है, जैसे लिंग, रुचि, आयु, जाति आदि। इस वीडियो में हम इतने करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपना 5 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कंप्लीट। थैंक यू।